नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। किसी जनप्रतिनिधि से जान पहचान बढ़ाकर उसके राजनीतिक ओहदे का फायदा उठाते हुए उसी राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से बेरोजगारों को लाखों रुपयों से ठगने का मामला वरुड़ में उजागर हुआ है। वरुड़ की पूर्व नगराध्यक्षा जया नेरकर की पहचान का फायदा उठाकर दरियापुर के बनोसा निवासी डॉक्टर श्रीकांत बानू वाकोड़े और उसके गिरोह में शामिल 4 लोगों ने 70 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की है। वरुड़ के करीब 15 लोगों से वहां की पूर्व नगराध्यक्षा जया नेरकर ने इन जालसाजों पर विश्वास रखकर नौकरी लगवाने के लिए बेरोजगारों के अभिभावकों से पैसे लेकर उन्हें दिए थे। इस मामले में पूर्व नगराध्यक्षा जया नेरकर की शिकायत पर ही वरुड़ पुलिस ने दरियापुर के डॉक्टर श्रीकांत बानू वाकोड़े समेत नागपुर निवासी नमन उर्फ सेलिव विलियम, तुषार रावल तथा उमरेड की रीना कामले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजी का अपराध दर्ज किया है। इस समय अमरावती शहर सहित जिले में विगत 10-12 दिनों से रोजाना 1000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने हेतु सरकार एवं प्रशासन द्वारा कड़ी संचारबंदी लागू की गई है। इसके तहत अमरावती शहर सहित जिले में बेहद कड़े प्रतिबंधात्मक नियम व प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके बावजूद अमरावती शहर में सरकारी व प्रशासनिक निर्देशों तथा कोविड त्रिसूत्री नियमों का जमकर उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। इस संचारबंदी के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों तक को बंद रखा गया है। साथ ही लोगों को बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलने हेतु कहा गया है। ऐसे में शहर की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई देना अपेक्षित है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि इन दिनों शहर की सड़कों पर पूरा दिन वाहनों की आवाजाही चलती रहती है और सुबह के वक्त तो शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में मानो मेला ही लगा रहता है। इन दिनों शहर के कई इलाकों में सड़कों के किनारे सब्जी व फलों के हाट ठेले लगते हैं, जहाँ पर खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ती है। यही हाल बैंकों में भी दिखाई देता है। बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थाओं को अपने अंतर्गत कामकाज के लिए खुले रहने की छूट दी गई है और ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाग अपने व्यवहारों के लिए बड़ी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं। ऐसी अन्य कई वजहों के लिए भी लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोग बिना मास्क लगाए ही इधर से उधर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी सड़कों पर कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण के लगातार फैलते रहने की आशंका बनी हुई है। महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स के अध्यक्ष सुरेश जैन के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि कोविड महामारी के चलते घोषित किए गए लॉकडाउन से शहर के व्यापारियों की कमर टूट गई है। महामारी से निपटने के लिए व्यापारियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग किया है। ऐसे में अब व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं अमरावती मनपा क्षेत्र से बाहर रहने वाले बिजीलैंड, सिटीलैंड व ड्रीम्सलैंड जैसे रेडीमेड व होलसेल कपड़ा मार्केटों को भी खोलने के संदर्भ में तीनों व्यापारिक संकुलों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इन तीनों होलसेल मार्केटों को खोलने की अनुमति दी जाए। इस ज्ञापन में कहा गया है कि ये तीनों मार्केट अमरावती शहर से करीब 8-9 किलोमीटर दूर है और इन तीनों व्यापारिक संकुलों में सड़कें काफी चौड़ी हैं और दुकानें काफी बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है और यहाँ पर केवल रिटेल व्यवसायियों का ही आना जाना चलता रहता है। इन तीनों व्यापारिक संकुलों के व्यापारी अपने दुकान एवं आसपास के परिसर में सैनिटाइजेशन करने हेतु भी तैयार हैं और ब्रेक द चेन अभियान में हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अतः इन तीनों व्यापारिक संकुलों को खुले रहने की अनुमति दी जाए। यह ज्ञापन सौंपते समय बिजीलैंड व्यापारिक सामाजिक संगठन के विजय भुटला, सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के किशन कोटवानी तथा ड्रीम्सलैंड व्यापारिक एसोसिएशन के वासुदेव कृष्णानी उपस्थित थे। सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। निवेदन में हमने सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलने की इजाज़त मांगी है। इस समय हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अगर कलेक्टर साहब ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में असमर्थ रहेंगे। इससे 5000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी इस मांग को, विनंती को स्वीकार करें, हमें 3 दिन सप्ताह में खोलने की इजाज़त दें। विगत कुछ दिनों से राज्य के कई कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं घटित हो चुकी है। साथ ही नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन गैस का रिसाव भी हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय दमकल विभाग द्वारा अमरावती जिले के सबसे बड़े व एकमात्र सरकारी कोविड अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों को आपत्ति व्यवस्थापन का सबक सिखाते हुए आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के तहत अग्निशामक दल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सुपर कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टरों, नर्स, वार्ड
वार्ड बॉय, सफाई कर्मियों व सुरक्षा रक्षकों को बताया कि यदि अस्पताल के किसी भी हिस्से में अचानक आग लग जाती है तो उस स्थिति में आग को कैसे बुझाया जाए और अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऐसी स्थिति में किस तरह सुरक्षित ढंग से बचाया जाए। इस समय अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सुपर कोविड अस्पताल के कर्मचारियों को कुछ प्रात्यक्षिक दिखाने के साथ उन्हें भी इस प्रात्यक्षिकों में शामिल किया। इस समय जहां एक ओर कोविड की संक्रामक महामारी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार दर वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से जीवनावश्यक वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। वहीं अब ऐन खरीफ फसलों की बुआई के मुहाने पर रासायनिक खादों की कीमतों में भारी भरकम वृद्धि होने के चलते पहले से हैरान परेशान किसान और अधिक समस्याओं से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जिले के लिए इस वर्ष करीब 1,62,000 मैट्रिक टन खाद की मांग की गई है, किंतु खादों के दाम बढ़े रहने की वजह से किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे खाद कैसे खरीदें और खरीफ फसलों के लिए अपने खेतों को कैसे तैयार करें, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इस समय काफी विकट है। कपास पर गुलाबी इल्लियों का प्रादुर्भाव रोकने हेतु कृषि विभाग ने इस बार 24 मई के बाद ही कपास की विभिन्न प्रजातियों के बीज बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में जिले के किसानों को 24 मई के बाद ही कृषि केंद्रों के जरिए कपास के बीज मिलेंगे और इसके बाद ही कपास की बुआई का काम शुरू होगा। सरकार एवं कृषि विभाग का मानना है कि जून माह के पहले सप्ताह में कपास की बुआई करने पर गुलाबी इल्लियों के संक्रमण को रोका जा सकेगा। जिले में आज 870 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 83,800 पर जा पहुंची है। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,270 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,434 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 10 व ग्रामीण क्षेत्र के 10 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1,125 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 72,134 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,396 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,537 व ग्रामीण क्षेत्र के 7,869 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 2,247 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,873 व ग्रामीण क्षेत्र में 6,276 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले में विगत फरवरी माह से शुरू हुई कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान पहली बार विगत शुक्रवार से लगातार दैनंदिन संक्रमितों की अपेक्षा इलाज के बाद कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज प्राप्त कर अपने घर लौटने वाले मरीजों की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। जिले में शुक्रवार 14 मई को 922 संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं 1,123 मरीजों को डिस्चार्ज मिला था। पश्चात शनिवार 15 मई को 1,017 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं 1,167 मरीजों को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज मिला। गत रोज रविवार 16 मई को भी 1,175 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 1,289 मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। इसके अलावा आज सोमवार 17 मई को 870 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं 1,125 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। ऐसे में विगत 4 दिनों से नए संक्रमित मरीजों की तुलना में कोविड मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। इसे जिले के लिए कुछ हद तक राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। पिछले महीने कोविड संक्रमण की भयावह स्थिति को झेल चुके नागपुर जिले को विगत सप्ताह में काफी राहत मिलती दिखाई दी। साथ ही लंबे समय बाद मरीजों की संख्या का स्तर घटकर 1,000 के आसपास पहुंचा। वहीं नए संक्रमित मरीजों की तुलना में अब 4 गुना अधिक मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट रहे हैं। इसके साथ ही नागपुर में कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। गत रोज नागपुर जिले में 1,133 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसकी तुलना में 24 घंटे के दौरान 4,519 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले कई मरीजों पर अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नामक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। अमरावती जिले में जनवरी से 15 मई तक 4.5 माह के दौरान सरकारी व निजी दवाखानों में इस बीमारी से संक्रमित 66 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 10 मरीजों पर जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 16 में इलाज किया जा रहा है और अब तक यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा दी गई है। इसके अलावा शहर के एक निजी अस्पताल में एक म्यूकरमाइकोसिस संदेहित महिला की इस संक्रमण की वजह से मौत हुई है, किंतु फिलहाल स्वास्थ्य महकमे द्वारा यह मौत म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण की वजह से ही हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की गई। वहीं गत रोज यवतमाल जिले में म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण की वजह से एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है।
संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के मौजूदा कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर का कार्यकाल आगामी 2 जून को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब उनकी सेवानिवृत्ति में केवल 15 दिनों का समय शेष है, किंतु कोविड संक्रमण व लॉकडाउन वाले हालात के चलते राजभवन से फिलहाल नए कुलगुरु के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में राज्यपाल कार्यालय से इसे लेकर हलचलें कब शुरू होती हैं, इस ओर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने विगत कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है और वे फिलहाल यूजीसी की महाविद्यालयीन अनुदान समिति तथा बेंगलुरु स्थित नैक समिति में भी कार्यरत हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सीधे दिल्ली के केंद्रीय अनुदान आयोग में काम करने का अवसर मिल सकता है। पता चला है कि यूजीसी में किसी बड़े पद पर विराजमान होने हेतु कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर द्वारा इससे पहले आवेदन भी किया जा चुका है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के स्नातक व पदव्युत्तर द्वितीय सत्र की लिखित परीक्षाएं कल मंगलवार 18 मई से शुरू होने जा रही हैं। कोविड महामारी के खतरे को देखते हुए ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही हैं। ऐसे में सभी छात्र घर पर बैठकर ही यह परीक्षा देंगे। इस दरमियान नेट कवरेज न मिलने तथा तकनीकी खामियां निर्माण होने पर इन समस्याओं को दूर करने की चुनौती भी विद्यापीठ के सामने होगी। कोविड संक्रमण काल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। इसके अलावा कई लोगों को बाधाएं भी आ रही हैं। ऐसे में राकांपा नेता रोहित पवार की ओर से बारामती एग्रो के माध्यम से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके चलते आज विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे गए। भातकुली तहसील के वासीवाड़ी गांव निवासी किसान वामनराव मानकर ने बैंक की जटिल शर्तों से तंग आकर पेड़ी बांध पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यह बात पता चलते ही विधायक रवि राणा ने वासीवाड़ी गांव जाकर मानकर परिवार को सांत्वना दी। साथ ही सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सख्त चेतावनी भी दी और किसान वामन मानकर के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए की मदद दिलवाने की मांग राज्य सरकार से की गई। अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ में तेज आंधी के साथ रविवार को जोरदार बारिश हुई और सोमवार को भी बारिश की आशंका जताई गई। हालांकि सोमवार को होने वाली बारिश हल्के व मध्यम स्वरूप की होगी, ऐसी संभावना जताई गई थी। वहीं मंगलवार को भी अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अरब सागर में तैयार होने वाला चक्रवात अब बड़ी तेजी से मुंबई की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सोमवार की रात यह तौकाते नामक चक्रवात गुजरात पहुंचेगा, जिसके बाद इस चक्रवात का प्रभाव विदर्भ में कम हो जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी 20 मई तक विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुंदेला धोबी समाज सेवा मंडल की ओर से जिलाधीश को सौंपे निवेदन में मांग की गई है लॉन्ड्री व्यवसायियों को भी संचारबंदी काल के दौरान कम से कम 6 घंटे दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। इस प्रतिनिधि मंडल का कहना रहा कि विगत 1 वर्ष से कोविड के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉन्ड्री व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। इन दिनों लॉन्ड्री व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के प्रभाग नंबर 6 रहमत नगर में पुरानी पाइपलाइन को निकालकर वहां नई पाइपलाइन बिछाकर नियमित जलापूर्ति किए जाने की मांग की गई है। अमरावती मनपा की ओर से दिव्यांग बेरोजगारों को व्यवसाय करने के लिए जगह तो दी जाती है, लेकिन शहर के उस कोने में जगह दी जाती है जहां पर कोई ग्राहक नहीं भटकता। इसके अलावा महानगर पालिका की ओर से दिव्यांगों को व्यवसाय के लिए निधि भी दी जाती है। उसी निधि से प्रहार युवा जनशक्ति संगठन से संलग्न दिव्यांगों ने अपने व्यवसाय के लिए कुछ खोखे बनाए थे और इसमें से 2 दिव्यांगों ने जोशी मार्केट के पीछे और नगर वाचनालय के सामने स्थित खाली पड़ी जगह पर वह खोखे रखे थे। इन दोनों खोखे को सोमवार की दोपहर पुलिस द्वारा हटा दिया गया। इस बात को लेकर प्रहार संगठन के कार्यकर्ता एवं कोतवाली पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ऐसे में पुलिस ने इन खोखों को जब्त न करते हुए सड़क पर ही छोड़कर वापस जाने में बेहतरी समझी। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर प्रहार के कार्यकर्ता मनपा आयुक्त से मिलने गए तो वे इन सभी बातों से अनजान नजर आए। इस समय जहां एक और भीषण गर्मी की वजह से सभी पेड़ पौधे पतझड़ का शिकार होकर सूख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुलमोहर के वृक्षों पर बहार दिखाई दे रही है और जगह जगह पर गुलमोहर वृक्षों पर गुलमोहर के केसरी फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से कोविड की महामारी फैली है तब से स्कूल पूरी तरह से बंद हैं और बच्चों को घरों में ही रहना पड़ रहा है। साथ ही इन दिनों बाहर जाकर दोस्तों के साथ मैदान पर खेलना भी बच्चों के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे हालात में बच्चे घरों में ही कैद रहकर मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी घर में रहकर ऊब चुके हैं और दिन भर मोबाइल पर टाइम पास करते पाए जाने पर माता पिता भी अपने बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। ऐसे में दरियापुर तहसील अंतर्गत योदा गाँव में एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योदा गाँव के पेटपुरा में रहने वाले अल्तमस खान नामक बच्चे ने मोबाइल पर कार्टून गेम देखने के लिए खुद को कागज के एक डिब्बे में बंद कर दिया और वह कई घंटों तक मोबाइल में कार्टून फिल्म देखते रहा। इस दौरान उसके माता पिता उसे इधर उधर काफी देर तक ढूंढते रहे और पश्चात वह कागज से बने डिब्बे में पाया गया।
कहा जाता है कि तीनों लोगों का स्वामी भी माँ के बिना भिखारी समान होता है और समय पड़ने पर माँ अपने प्राणों की फिक्र किए बिना अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ कर गुजरने हेतु तैयार होती है, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। ऐसा ही एक अनुभव यवतमाल जिले के मुकुंदपुर गांव में दिखाई दिया। इस गांव में पानी की खोज करते करते एक बछड़ा कुएं में गिर पड़ा और जान बचाने के लिए जोर जोर से रंभाने लगा। यह आवाज जैसे ही उसकी माँ के कानों पर पहुंची तो उस गाय ने तुरंत ही कुएं की ओर दौड़ लगाई और अपने बछड़े को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद गाय और बछड़ा दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए पानी में छटपटाने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोग तुरंत ही सहायता के लिए आगे आए और इस गाय व उसके बछड़े को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते पूरा व्यवसाय अस्त व्यस्त हो जाने और सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ जाने के कारण धीरज चांडक नामक युवा व्यवसायी ने शनिवार की रात अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। धीरज चांडक का संयुक्त परिवार विलासनगर परिसर में रहता है और शनिवार की रात हमेशा की तरह उसका परिवार जब खाना खाने बैठा तो धीरज को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया, लेकिन धीरज ने बाद में खाना खाने की बात कही और वह अपने घर की पहली मंजिल में बने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसका छोटा भाई पंकज खाना खाने के लिए उसे बुलाने गया तो उसे कमरे का दरवाजा बंद दिखा और कई बार आवाज देने पर जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई तब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। इस समय तक धीरज फांसी के फंदे पर झूल चुका था। सबसे पहले तिवसा में, उसके बाद नांदगांवपेट में और अब कुर्हा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अदमपुर गांव में पुलिस ने बड़ी मात्रा में जिलेटिन व डिटोनेटर जब्त किए हैं। एक के बाद एक विस्फोटक सामग्री की जब्ती की 3 घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है विस्फोटकों के इस्तेमाल पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं रह पा रहा। हालांकि यह स्पष्ट है कि जब्त किए गए जिलेटिन व डिटोनेटर गिट्टी खदान व कुएं में विस्फोट करने के काम में लाने हेतु लाए गए हैं, लेकिन यह काम करने वाले लोगों के पास क्या इसका लाइसेंस है और जिसके पास लाइसेंस है वह और उन्हें बेचने वाले अधिकृत विक्रेता आवश्यक संख्या से ज्यादा मात्रा में यह विस्फोटक कैसे बेच रहे हैं, इसकी जांच होना भी आवश्यक है। बडनेरा शहर में शनिवार को दुपहिया मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने कुछ ही घंटों के दौरान 3 जगहों पर जबरदस्त लूटपाट मचाई। कुछ ही घंटों में शहर के बाहरी हिस्सों की सड़कों पर रहने वाले सन्नाटे का फायदा उठाते हुए 3 जगहों पर जबरदस्त लूटपाट मचाई। बडनेरा नई बस्ती के आठौड़ी बाजार के रामचरितमानस मंडल के कुछ सदस्य नियमित रूप से दुर्गापुर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। शनिवार की रात भी यह लोग मंदिर गए थे और आनंद फकीरचंद जोशी शनिवार की रात 10 बजे दुर्गापुर की ओर जब अपनी दुपहिया से जा रहे थे, इसी बीच रास्ते में 3 युवक दुपहिया से आनंद के पास पहुंचे और चाकू दिखाकर उन्हें लूटने का प्रयास किया। ऐसी ही लूटपाट की घटना जूनी बस्ती बाईपास और सिपना कॉलेज के पास भी घटित हुई है। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन घोषित करने के साथ ही शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी विगत 1 माह से नियमों की अनदेखी कर कई लोग बाग बेवजह शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में शहर पुलिस के पूर्व एवं पश्चिम यातायात विभाग तथा सभी 10 पुलिस थानों ने करीब 15,000 वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है और 600 वाहनों को जब्त किया है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने रविवार की देर रात पथरोड परसापुरा से ठोकरबरडा मार्ग पर हो रही देशी शराब की अवैध बिक्री करने वाले बोराला निवासी सुखलाल काले को हिरासत में लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी संतोष खोजरे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 पेटियों में रखी देशी शराब की 192 बोतलें तथा मोटरसाइकिल समेत 59,200 रुपए का माल जब्त किया है। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने हेतु तालाब के किनारे जाना एक परिवार के लिए काफी महंगा साबित हुआ है, जब तालाब में तैरने हेतु उतरे पिता व पुत्र की डूब जाने की वजह से मौत हुई। नागपुर शहर के यशोधरा नगर परिसर स्थित टीपू सुल्तान चौक निवासी पति पत्नी व उनके 2 बच्चे सोमवार की दोपहर 11:30 बजे के दरमियान अपने एक बच्चे का जन्मदिन मनाने हेतु हिंगना तहसील के मोहगांव झिलपी तालाब पर दुपहिया से पहुंचे थे, जहां पर जन्मदिन मनाने के बाद बाप बेटे तैरने के लिए तालाब के पानी में उतरे, किंतु दोनों ही पानी के नीचे मौजूद दलदल में फंस गए। यह देखकर डूबने वाले व्यक्ति की पत्नी भी तालाब में उतरने का प्रयास करने लगी। इस समय आसपास स्थित कुछ लोगों ने तुरंत दौड़ भाग की, जिससे इस महिला को बचा लिया गया। वहीं तालाब में डूबे 32 वर्षीय व्यक्ति एवं उसके 12 वर्षीय बेटे की डूब जाने की वजह से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंगना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पिता पुत्र के शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।